और नायक कोचिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर राम कुमार नायक। आज काफ़ी समय ही बात सही, लेकिन फिर से आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूं। और आज का जो टॉपिक है वो बेसिक इंग्लिश का ही टॉपिक है और ये टॉपिक आपको काफ़ी मायने रखता है। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं टेंस, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम टेंस की बात करें साहब, टेंस की अगर हम बात करें कि साहब टेंस का मतलब क्या है, तो टेंस का मतलब होता है साहब समय। टेंस का मतलब होता है टाइम, ठीक है, ड्यूरेशन। यानी जो टेंस होता है, टेंस को अगर बेसिकली हम देखें तो साहब 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी जो भी हमारे सामने समय क्राइटेरिया है उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक समय का वो हिस्सा जो हमारी आंखों के सामने चल रहा है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रेजेंट, ठीक। एक समय का वो हिस्सा जो गुजर गया है, तो गुजरे हुए को क्या कहा जाता है भाई, भूत। और टेंस को बोलते हैं क्या साहब, काल। तो साहब क्या हो गया, भूतकाल यानी पास्ट टेंस। और समय का एक वो भी हिस्सा होता जिसके बारे में नोबडी कैन से नथिंग अबाउट एनी सर्टेनिटी। कोई भी किसी भी निश्चितता के बारे में अगर जिस टाइम के बारे में ना बतला सके उसे हम क्या कह देते हैं, फ्यूचर टेंस। तो साहब यहाँ पर हम ज़्यादा स्टे नहीं करेंगे, बल्कि सीधे सीधे बताएंगे कि साहब जो टेंस होता है, टेंस को आप डिवाइडेड कर सकते हैं। पहला क्या है साहब, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा आपका क्या है साहब, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। और तीसरा आपका क्या है साहब, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब इसके बाद इन तीनों टेंसों को 4 सब टेंस में आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपका जो प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस को आप 4 टेंस में, सब टेंस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। दैट्स ओके। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो बेसिक नीड है सब टेंस को पढ़ने के लिए उसकी शुरुआत करते हैं और सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, टेंस पढ़ने से पहले जो हमारी पहले की वीडियोज हैं उसमें मैंने आपको साहब सेंटेंस के बारे में बताया था। तो साहब टेंस से पहले हमें क्या करना होगा, सेंटेंस के बारे में जानकारी रखनी होगी। अगर सेंटेंस क्लियर है देन हम आगे इसको प्रोसीड कर सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक, ठीक है। तो सेंटेंस से पहले अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बोले तो पहचान। साहब अगर ये सेंटेंस हिंदी में लिखा है, अगर ये सेंटेंस हिंदी में लिखा है तो साहब क्या आ जाएगा, ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है, etc। और अगर यही अंग्रेजी में लिखा गया है, अंग्रेजी में लिखा गया है तो साहब जी या तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें एस या ईएस जुड़ा होगा, और या फिर इसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, डू या डज होगा। दैट्स ओके। तो अगर पहचान देखी जाए तो मैंने कहा कि जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तभी प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी में आ जाता है। और अगर अंग्रेजी में इसकी पहचान देखें तो साहब सब्जेक्ट के बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होगा, या फिर डू या डज होगा। आप सब जानते होंगे कि साहब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में if subject is singular then you have to put s or es in the first form of the verb, or if subject is plural then there is no need to add s or es in the first form of the verb. That's okay. Now आगे देखते हैं कि साहब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होता। तो साहब एक वचन के साथ, एक वचन के साथ अर्थात ही, सी, इट या फिर किसी का नाम, या जो गिनती में 1 हो, 1 इन नंबर हो, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डज का प्रयोग करते हैं। और साहब बहुवचन के साथ जैसे आई, वी, यू, दे या फिर मोर इन नंबर, उनके साथ हम क्या करते हैं साहब सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। दैट्स ओके। तो यहाँ पर साहब हेल्पिंग वर्ब को भी मेजर करना बहुत जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी आपकी, डू या फिर डज। मैं आपको बता चुका हूँ कि डज का प्रयोग एक वचन के लिए किया जाता है और डू का प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है। That's okay। अब भाई साहब इसके बाद जो मेन फैक्ट आती है, जो मेन चीज आती है वो आती है साहब सेंटेंस की। कि साहब हम पहले सेंटेंस पढ़ चुके हैं। सेंटेंस टेंस पढ़ने के लिए सिर्फ 2 सेंटेंस जरूरी है, पहला असर्टिव सेंटेंस और दूसरा आपका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
तो पहला असर्टिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि साहब ऐसा सेंटेंस जो हिंदी में एसओबी और अंग्रेजी में एसबीओ क्रम में लिखा जाता, असर्टिव सेंटेंस कहलाता। दैट्स ओके। अब जो असर्टिव सेंटेंस था, असर्टिव सेंटेंस आपका दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो ये भी ध्यान रखना है कि साहब ऐसा सेंटेंस जिसमें ना तो कोई प्रश्न पूछा जाए और ना ही किसी काम के लिए मना किया जाए, उसे मैंने क्या बोला था, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है। और अफर्मेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी कैसे बनती है, तो पहले आपको क्या लिखना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना साहब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखना साहब, मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद क्या लिखना साहब, ऑब्जेक्ट। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की बात की थी। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता था, तो मैंने आपको बताया था कि आ सेंटेंस व्हिच कंटेन सेंस ऑफ नेगेटिविटी इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी काम के लिए मना किया जा रहा हो उसे क्या कहा जाता, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी कैसे बनाई जाएगी, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि साहब सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नो नॉट नेवर, देन मेन वर्ब, और उसके बाद फिर क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। इसके बाद बात करते हैं साहब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो था कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया था, पहले वाले वीडियोस में मैं इसको क्लियर करा चुका हूं। उसमें क्या था, पहला सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कि ऐसा सेंटेंस जो हिंदी में क्वेश्चन वर्ड क्या से और अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता उसे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता। तो यहाँ पर इसका जो कंपोजिशन होगा वो क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद साहब अगर नेगेटिविटी है तो वो आ जाएगी, फिर मेन वर्ब आ जाएगा, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। इसके बाद डबल इंट्रोगेटिव की बात करते हैं कि साहब एक ऐसा सेंटेंस जो हिंदी में क्वेश्चन वर्ड को बीच में रखता है और अंग्रेजी में उसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता। ठीक, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। ठीक, यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मैंने कहा राधा एक अच्छा गाना गाती है, राधा एक अच्छा गाना गाती है, ये मैंने लिखा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई जी, पहचान देखना। देखो गाती है, मैंने बताया कि ता है, ती है, ते है, तो यहाँ देखो गाती है, दैट्स ओके। तो टेंस हमें पता चल गया कि साहब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हमें क्या करना है, इसकी अंग्रेजी बनानी है, तो उसके लिए हमें सेंटेंस देखना होगा। इस सेंटेंस में कोई प्रश्न पूछा जा रहा, नहीं पूछा जा रहा, किसी काम के लिए मना किया जा रहा, नहीं किया जा रहा, इसका मतलब ये सेंटेंस हो गया कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, राधा। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जिसके बारे में बात कर रहा हूं उसे क्या कहा जाता, सब्जेक्ट। ठीक, जो वाक्य के अंत में लिखा होता वो वर्ब है, यानी जिससे कोई काम किया जाए वो वर्ब है, और बाकी जो बचता है वो क्या कहलाता, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस हिंदी में एसओबी और अंग्रेजी में एसबीओ क्रम में लिखा जाता। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राधा, राधा के बाद क्या लिखेंगे साहब, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं, तो क्या जाएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो राधा के बाद क्या लिखोगे आप, सिंह। अब चूंकि यहाँ पे देखो राधा किसी का नाम है, एक वचन है, और जब एक वचन है तो आई हैव टोल्ड यू दैट यू हैव टू पुट एस और ईएस इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो आपको यहाँ पर क्या लगाना है, एस। राधा सिंग्स गुड सॉन्ग, गुड सॉन्ग। तो देखिए ये बन गया आपका क्या, ये बन गया एस, ये बन गया आपका क्या, बी, और ये बन गया था ऑब्जेक्ट बन गया। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसी को आगे प्रोसीड करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। मैंने कहा सरला रोज विद्यालय, सरला रोज विद्यालय नहीं जाती है, नहीं जाती है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या देखा, जाती है, पहचान देखा, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब साहब इसमें देखो कोई प्रश्न पूछा जा रहा, साहब नहीं पूछा जा रहा, मना किया जा रहा किसी काम के लिए, जी हाँ विद्यालय जाने के लिए, तो देखो ये नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस हो गया आपका क्या, नेगेटिव। और अब नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस में जाओ कि इसका कंपोजिशन क्या है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि साहब सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट,
क्यों? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। मैंने क्या लिखा? सरला, क्योंकि यहाँ पर हम सरला के बारे में बात कर रहे थे। अब हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में या तो डू का प्रयोग करते हैं या डज का प्रयोग करते हैं। एक वचन अर्थात ही, सी, इट किसी का नाम, देखो सरला किसी का नाम है तो इनके साथ डज लगता, डज लगा दिया। और आई हैव टोल्ड यू that you have to put no, not, never just after the helping verb in case of negative sentence. So this is the negative sentence, you have to put not here. यहाँ पर आपको क्या लगाना है? साफ not लगाना है। That's okay. तो सरला does not, इसके बाद main verb क्या है? go, go के बाद preposition to आता तो to आ गया, ठीक। इसके बाद क्या लगाना है साहब जी? स्कूल, डेली, ठीक है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। देखिए इसके बाद हम बात करेंगे आपसे काय की सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई मीन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब आप जानते हैं कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो साहब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम बात करेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। यहाँ पर देखो मैंने कहा कि क्या वह रोज मंदिर, क्या वह रोज मंदिर जाता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा कि यहां पर टेंस जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब क्वेश्चन वर्ड क्या से शुरू हुआ और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा तो साहब सिंगल मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और क्वेश्चन वर्ड क्या से शुरू हुआ, दैट्स मींस कि साहब सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हमें क्या करना है, इसकी अंग्रेजी बनानी। तो अंग्रेजी आई हैव टोल्ड यू दैट कि जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डू आएगा या डज आएगा ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। और सब्जेक्ट कौन है? वह। सब्जेक्ट वो है तो इसके साथ क्या आता? साहब डज। क्या हो जाएगा? क्योंकि एक वचन है तो डज। देन फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट, तो डज ही, मैन वर्ब गो टू स्कूल, सॉरी टेम्पल डेली, और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। तो क्या हो गया कि डज ही गो टू टेम्पल डेली, ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसी में एक सेंटेंस और देखिए, मैंने कहा क्या तुम चाय नहीं पीते हो, क्या तुम चाय नहीं पीते हो। तो देखिए अब यहाँ पर ये भी सेंटेंस आपका क्या से शुरू हुआ? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया और बाद में पीते हो, ठीक। तो आइडेंटिटी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की दे रहा। अब हमें क्या करना, इसकी अंग्रेजी। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? डू आएगा या डज आएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो डू या डज में से ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? तुम, आई, वी, यू, दे या जो भी बहुवचन होता है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? डू। फिर क्या आएगा साहब? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू। अब जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिविटी आती है, आई थिंक एवरीबॉडी नो दैट यू हैव टू पुट नो, नॉट, नेवर जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो भी नेगेटिविटी आएगी उसे कहाँ रखना है? सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉट, क्योंकि देखो यहाँ पे नेगेटिविटी थी तो आपने क्या कहा? डू यू नॉट, फिर क्या हो जाएगा? टेक द टी, और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या सब सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसी सीरीज में इंट्रोगेटिव में आप आगे बढ़ते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये सब जानते हैं आपके ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या हो, ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में रखा जाता हो, लेकिन अंग्रेजी बनाते समय उसे उसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या कहा कि वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है। तो देखो यहाँ जिस शब्द से मैंने प्रश्न पूछा वो सब बीच में लिखा हुआ है और मैंने यही बोला था। तो साहब जैसे मैंने देखा कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में लिखा, इसका मतलब साहब ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और पहचान देखा ता है, ती है, ते है, तो ये साहब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब हमें अंग्रेजी बनानी है। तो अंग्रेजी बनाने के लिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना। इसी क्वेश्चन वर्ड को आगे लिखेंगे, क्या हो जाएगा? वेयर।
इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करता सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट वाई बोले तो ही, तो इसके साथ क्या आएगा डज, वेयर डज, फिर मैं सब्जेक्ट आएगा ही, और देन वर्ब हो जाएगा लिव। तो क्या हो जाएगा वेयर डज ही लिव, और प्रश्नवाचक शब्द जरूर रखना। अगला सेंटेंस देखिए इसी में, तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं करते हो, तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं करते हो। तो देखो यहां पर भी प्रश्न पूछा जा रहा है और प्रश्नवाचक शब्द कहां है बीच में, तो ये भी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को आगे लाना है, क्वेश्चन वर्ड क्यों, तो क्या हो जाएगा व्हाई। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ड, तो हेल्पिंग वर्ड डिपेंड करता सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट कौन है यू, तो क्या हो जाएगा डू आ जाएगा, व्हाई डू यू नॉट डू योर होमवर्क, दैट्स ओके। तो ये आपका क्या था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए भाई अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हमें क्या देखना है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी अब हिंदी में, जैसे हिंदी में कोई भी सेंटेंस दिया है तो हिंदी में ता था ती थी ते थे, या ई ए आ ई ए, अगर ये वाक्य के अंत में सिंबल्स दिए हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है। अगर अंग्रेजी में सेंटेंस लिखा है तो भाई जी अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होगी, और वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल और केवल पूरी इंग्लिश ग्रामर में एक ही जगह इस्तेमाल होती है, और वो क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, दैट्स ओके। और अगर वो साहब इंट्रोगेटिव या नेगेटिव होगा तो उसमें कहीं ना कहीं क्या होगा डिड होगा। तो ये हो गई साहब आइडेंटिटी। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम कुछ सेंटेंस देखेंगे कि साहब कैसे इनको मैनिपुलेट किया जाए, कैसे इनकी साहब अंग्रेजी बनाई जाए। तो यहां पर देखो एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, मैंने एक सुंदर सपना देखा, मैंने एक सुंदर सपना देखा। तो देखो सबसे पहली बात में क्या लगा देखा, बड़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब साहब जी इस सेंटेंस में ना तो कोई प्रश्न पूछा जा रहा और ना ही किसी काम के लिए मना किया जा रहा, इसका मतलब कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अंग्रेजी कैसे बनेगी, सबसे पहले क्या आ जाएगा साहब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई, क्योंकि मैंने ये हो गया। इसके बाद आएगा साहब हेल्पिंग वर्ब तो लगेगी नहीं इसमें, तो साहब क्या आएगा मैन वर्ब, मैन वर्ब भी कौन सा वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो आई सॉ अ लवली ड्रीम, आई सॉ अ लवली ड्रीम, दैट्स ओके। अब अगला सेंटेंस देखिए, मैंने कहा रमन विद्यालय नहीं जाता था, रमन विद्यालय नहीं जाता था। तो देखो ता था ती थी ते थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, और यहां पर देखो नेगेटिविटी है, मना किया जा रहा, तो साहब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है साहब रमन, जिसके बारे में बात हो रही, तो यहां पे क्या हो जाएगा रमन, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट गो टू स्कूल, दैट्स ओके। ये हो गया साहब आपका क्या नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद आगे बात हम करेंगे, क्या तुमने अब तक, क्या तुमने अब तक खाना नहीं खाया, क्या तुमने अब तक खाना नहीं खाया। तो देखो ये क्या से शुरू हुआ, दैट्स मींस सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और यहां पे देखो खाया ये पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसकी अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा डिड यू नॉट टेक द फूड टिल नाउ, टिल नाउ, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, दैट्स ओके। अब हम बात करेंगे साहब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की।
वह विद्यालय क्यों नहीं जाती थी। वह विद्यालय क्यों नहीं जाती थी। तो देखिए प्रश्नवाचक शब्द कहाँ लिखा हुआ है, बीच में। जैसे ही हमने साहब बीच में प्रश्नवाचक शब्द देखा, हम समझ गए साहब ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है देन क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। और क्वेश्चन वर्ड खरीदने के लिए आपको मार्केट नहीं जाना पड़ेगा कि नहीं साहब किसी दुकान पर पहुंचे, बोले अंकल 1 किलो क्वेश्चन वर्ड दे दो। बोले क्यों, बोले साहब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। नहीं, वहां जाने की जरूरत नहीं है। आई हैव टोल्ड यू दैट जो भी क्वेश्चन वर्ड लिखा है उसी को आपको आगे लाना है। देन इस क्यों को लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डिड आ गया। तो वाई डिड सी नॉट गो टू स्कूल। तो ये आपका साहब क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके आगे हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या हो जाएगा साहब, इंडेफिनिट पोर्शन पूरा समाप्त हो जाएगा। तो यहां देखो जल्दी से देख लेते हैं साहब, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यहां देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम क्या करेंगे साहब, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या करना है साहब, अगर हिंदी में सेंटेंस लिखा है तो साहब क्या होगा, बिल्कुल आसान है, वाक्य अंत में गा गी गे इटीसी ये आपको मिल जाएगा। और अगर अंग्रेजी में लिखा है तो कैसे पहचानेंगे, अंग्रेजी में अगर लिखा है तो साहब जी वहां पर बिल या फिर सेल, बिल या फिर सेल। तो साहब यहां पर बिल सेल एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा। और हेल्पिंग वर्ब अब ये कि साहब कहां पर बिल आएगा और कहां पर सेल आएगा। तो हमने कहा कि आई और बी के साथ आपको क्या लगाना है, सेल लगाना, और बाकी सबके साथ क्या लगाना, बिल। अगर इतनी चीजों की जानकारी आपको हो जाएगी तो फिर बाकी सब कुछ वैसे ही है जैसे अदर टेंस में मैंने किया। आगे कुछ नहीं करना है, सीधे सेंटेंस लिखते जाना है और सेंटेंस के बाद उनको बनाते जाना है। मैंने कहा पापा कल कानपुर जाएंगे। यहां पे कहा गया कि पापा कल कानपुर जाएंगे। तो भैया जी यहां पर क्या लिखना है, पप्पा। दैट्स ओके। यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, विल गो टू कानपुर टुमारो। दैट्स ओके। अब देखो यहां पर कोई ना तो प्रश्न पूछा जा रहा था और ना ही किसी काम के लिए मना किया जा रहा था। तो ये क्या हो गया था, अफर्मेटिव सेंटेंस। यहां पर देखो मेरी मां मुझे नहीं डांटेगी। यहां पर कहा गया मेरी मां मुझे नहीं डांटेगी। तो साहब जी यहां देखो मेरी मां सब्जेक्ट हो गया और यहां पर डांटने के लिए मना किया जा रहा, इसका मतलब साहब नेगेटिव सेंटेंस हो गया। बाद में देखो गागी के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो अब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, माय मदर विल नॉट स्कोल्ड मी। ठीक है, ये हो गया आपका साहब नेगेटिव सेंटेंस। अब आगे देखिए, क्या तुम बाजार जाओगे। अब देखो क्या तुम बाजार जाओगे, मैंने क्या देखा, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह देखा, साहब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। दैट्स ओके। आगे कहां से शुरू हुआ, क्या से शुरू हुआ, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, विल, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट यू, फिर मेंबर गो टू मार्केट। दैट्स ओके। तो क्या हो जाएगा, विल गो टू मार्केट। अब फाइनल हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। मैंने कहा वह अपना होमवर्क क्यों नहीं करेगा।
वह अपना होमवर्क क्यों नहीं करेगा। तो यहाँ देखो ये क्यों, ये बीच में आ रहा, अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अंग्रेजी इसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगी, तो क्या हो जाएगा, वाई विल ही नॉट डू हिज होमवर्क, दैट्स ओके। तो इस तरह से हमने टेंस की शुरुआत करी थी और यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट आपका हो चुका है। आगे के टेंसेस के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। थैंक यू।